गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग आज केमिस्ट्री की सेकेंड क्लास सेकेंड लेक्चर है, उसमें देखते हैं। फर्स्ट में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसको आप लोग देखें और उसमें जो चीज न समझ में आए उसको आप कमेंट में जरूर बताइए। आगे इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। आइए केमिस्ट्री के आगे वाले टॉपिक पढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। वहां पर आप लोगों ने देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होगी, कैसे हम जान जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया की 5 पहचान है, मतलब 5 प्रकार से हम जान सकते हैं। उन 5 कामों में से अगर कोई काम हो रहा होगा तो हम जान जाएंगे ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये एक जानने पहचानने का एक तरीका है, मतलब ये लक्षण है। तो यहाँ पर कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे जानेंगे। आइए देखिए 5 तरीका कौन कौन सा वहां पर लिखा होगा। 5 तरीकों को याद करने का एक वर्ड में लिखा गया है, जिसको बोलेंगे गैतार डबल ए, मतलब गैतार ए। कहने इसका मतलब ये है, इस पे सेंस मत, ये चीज ऐसा इसलिए लिखा गया है जिससे आपको समझने में और ट्रिकी रूप में याद करने में आसान होगा। गैतार ए मतलब क्या हुआ? यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया, गैस से मतलब हुआ कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो उसमें गैस निकल रही होगी, गैस का निकलना। ता का मतलब होगा कि यदि ताप में परिवर्तन होगा, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी ताप में परिवर्तन होगा। और र का मतलब होगा कि उसमें उसके रंग में परिवर्तन होगा। अ का मतलब, पहला अ का मतलब होगा आकार में परिवर्तन और दूसरा अ का मतलब होगा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हम 5 बातों को लिखते हैं। पहला गै का मतलब होगा, पहला गैस निकलता है। क्या होता है? गैस का निकलना, गैस का निकलना पहला होगा। दूसरा होगा क्या? ताप में परिवर्तन। किसमें? ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तीसरा होगा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। उसके बाद ये पहला होगा वो चौथा, जिसका है क्या? आकार में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। और 5वां होगा जो बोलेंगे क्या? अवक्षेप का प्राप्त होना, अवक्षेप का प्राप्त होना, अवक्षेप का प्राप्त होना, अवक्षेप प्राप्त होता है। ये तो बात समझ में आती है क्या कि गैस का निकलना तो समझ में आता है, गैस निकल रही होगी, कोई भी गैस हो सकती है, निकल रही होगी, समझ में आ रहा होगा। बात यह ताप में परिवर्तन हो रहा है, ये भी बात समझ में आ रहा होगा। रंग में परिवर्तन, रंग चेंज हो रहा होगा, ये भी पता है। आगे आकार में परिवर्तन, ये भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे दिक्कत हो रही है, अवक्षेप क्या चीज होता है। तो अवक्षेप की टेंशन न लीजिए, अवक्षेप को आगे थोड़ा सा और चलेंगे हम लोग, अवक्षेप को अच्छे से सीखेंगे वहां पर। बस ये जान लीजिए कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी उसमें 5 चीजें होगी। कौन कौन से? ये गैतार है। क्या होगा? गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन और अवक्षेप का प्राप्त होना। आगे ये पहले टॉपिक, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आइए हम दूसरी बात पढ़ते हैं। क्या? रासायनिक समीकरण। आगे जो अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। लिखेंगे कि ये इधर का ये वाला जो भाग होगा रासायनिक अभिक्रिया का, इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। ये वाला पार्ट होगा उसे बोलेंगे अभिकारक, अभिकारक। इधर वाला पार्ट आपको पता होगा, ये वाला जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे क्या? उत्पाद, प्रोडक्ट। ये वाला जो भाग होगा उसे बोलेंगे उत्पाद। यहां तक क्लियर है? अब यही कहेंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के सूत्र और उसके प्रतीकों को क्या करना? सूत्र और प्रतीकों को सरलतम रूप में लिखना, सूक्ष्मतम रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको देख के बोलते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे बोलेंगे। यह क्या है? यह एक रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण जो भी है, रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे कि जो अभिकारक होगा और ये जो उत्पाद होगा, इस अभिकारक और उत्पाद को क्या
इस अभिकारक और उत्पाद को, उसके सूत्र और उसके प्रतीक को सूक्ष्मतम रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसे लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, किसको, अभिकारक और उत्पाद के सूत्रों और प्रतीकों को, ये दो चीज, सूत्रों और प्रतीकों को सूक्ष्मतम रूप में लिखना, सूत्रों और प्रतीकों को सूक्ष्मतम रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को आप लोग को पहचान, फिर से देख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण यही कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक है और उत्पाद है, इन्हीं दोनों को सूत्रों और प्रतीकों को संक्षिप्त रूप में लिख दीजिए, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, ये मेथेन है तो आप इसे लिखेंगे मेथेन, प्लस क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो अभी देखो मेथेन और ऑक्सीजन जो लिखे हैं ये तो अभिकारक की बात है। अब इस अभिकारक में जो मेथेन है और ऑक्सीजन है, मेथेन और ऑक्सीजन को दोनों के उसके सूत्र को लिखा, मेथेन का सूत्र लिखा CH4, ऑक्सीजन का सूत्र लिखा O2। अब इस सूत्र को लिखा तो सूक्ष्मतम रूप में लिखा, किस रूप में करें, सूत्रों और प्रतीकों को, और किसका सूत्र किसका प्रतीक, अभिकारक और उत्पाद का, अभिकारक और उत्पाद के सूत्रों और प्रतीकों को सूक्ष्मतम रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पादों के सूत्रों और प्रतीकों को सूक्ष्मतम रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से रीड करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के सूत्रों और प्रतीकों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे, फिर से लिखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। जो हमने ऊपर लिखा है इसको रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि कौन कौन सी, अगर हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम लोग को ये विधि कौन सी है, मतलब रासायनिक समीकरण लिखने की जो तरीका है, अगर रासायनिक समीकरण लिखना चाहते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, हमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है। रासायनिक समीकरण अगर लिखते हैं तो हमें 3 चीज की जानकारी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें होती हैं, पहला बात ये होगा, यदि कोई रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो आपको अभिकारक और उत्पाद के सूत्र और प्रतीक पता होना चाहिए। यदि आपका मेथेन का सूत्र नहीं पता होगा कि मेथेन का सूत्र CH4 होता तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो वही बात है, किसी रासायनिक समीकरण को लिखना चाहते हैं तो उसकी पहली बात क्या है, देखिएगा पहला बात, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, पहला विधि ये होगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारक माने अभिकारक, सभी अभिकारक तथा उत्पाद के अणुसूत्र, यही बात हो रही, अणुसूत्र और प्रतीक पता होना चाहिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना चाहते हैं तो उसमें अभिकारक और उत्पाद के क्या पता होना चाहिए, ये अणुसूत्र पता होना चाहिए, अणुसूत्र प्रतीक पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, दूसरा क्या रहा, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ ऐसे गैस हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे अणु हैं जो द्विपरमाणु होते हैं, उसमें 2 परमाणु होते हैं, वो द्विपरमाणु के रूप में ही लिखे जाते हैं। जैसे कभी भी हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन कभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा सिंगल रूप में। तो ये कह रहे हैं कि किसी रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं। आणविक रूप मतलब अणु के रूप में। ये देखिए, ये एक अणु, ये अणु नहीं है, अणु ये है, ये आणविक रूप है, और ये जो है ये परमाणविक रूप है, ये परमाणिक रूप है। पहले बता चुका अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। ऑक्सीजन को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन को सदैव हमेशा ऐसे लिखेंगे, आणविक रूप में लिखेंगे। नाइट्रोजन को आणविक रूप में लिखेंगे, ब्रोमीन को आणविक रूप में लिखेंगे, आयोडीन को आणविक रूप में लिखेंगे, और क्लोरीन को आणविक रूप में लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक, ये द्विपरमाणविक जितने भी ये एलिमेंट हैं ये सभी द्विपरमाणविक हैं। तो द्विपरमाणविक ऐसा अणु जिसमें 2 परमाणु से मिलकर बना हो, तो ये द्विपरमाणविक है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन होगा। ये हमें ये पता होना चाहिए। यही कह रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं। तो कभी ऑक्सीजन आ जाए तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को आप ऐसे लिख दीजिए, तो ये ऑक्सीजन गलत हो जाएगा। वही कह रहा है कि ये आपको सदैव लिखे जाते हैं, किस रूप में, आणविक रूप में लिखे जाते हैं, वह उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वही कह रहा है
क्या रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं। कौन कौन से? ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब आणविक रूप में लिखे जाते हैं। हाँ, इसके आगे तीसरी बात ये कह रहा है कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो एक परमाणविक होते हैं, एक परमाणविक तत्व होते हैं। उस रासायनिक समीकरण में हमेशा उसके प्रतीक लिखे जाते हैं, सिंबल लिखे जाते हैं। वही कह रहा है जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस कॉपर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये किसके द्वारा? देखिए यह एक क्या है? यह एक आणविक, यह एक अणु है। ये लोग क्या हैं? ये लोग एक अणु है, ये अणु है, लेकिन ये लोग हमेशा क्या होंगे? ये लोग परमाणु है, ये लोग परमाणु है। तो परमाणु है और वो भी कितने परमाणु? एक परमाणु है, तो इसीलिए बोला कि एक परमाणु। समीकरण लिखने की विधि में 3 बातें हैं। पहला बात क्या है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होने चाहिए? उसके सूत्र और प्रतीक पता होना चाहिए। पहली बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात क्या कहेंगे? कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो द्विपरमाणुक होते हैं, और जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? द्विपरमाणुक होते हैं। तो और उसके बाद कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो उसके केवल ऐसे भी एलिमेंट है जिसका क्या लिखे जाए? केवल प्रतीक लिखे जाते हैं, वो एक परमाणुक होते हैं। तो ये बात सीख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। इसकी 5 तरह से पहचान होगी। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान 5 प्रकार से। गैतार मतलब गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन और अवक्षेप का प्राप्त होना। उसके बाद दूसरा आप लोगों ने ये पढ़ा कि रासायनिक समीकरण यही होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक और उत्पाद हैं उसको आणविक सूत्र और उसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना, उसको संक्षिप्त रूप में लिखना, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और तीसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ा कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। पहला बात यह है कि अभिकारक और उत्पाद के क्या सूत्र और प्रतीक पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो द्विपरमाणुक होते हैं, वह अणु के रूप में लिखे जाते हैं, आणविक रूप में लिखे जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो एक परमाणुक होते हैं, जो केवल प्रतीक लिखे जाते हैं, उसके सिंबल लिखे जाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब ऐसे तत्व होते हैं जो केवल एक परमाणुक होते हैं। आगे ये सब बातों के लिए करने के बाद हम एक बात ये करते हैं कि आगे जो हेडिंग होगी वह ये होगी कि रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधि पढ़ रहे हैं, तो उसको रासायनिक समीकरण जो लिखने की विधि 2 चरणों में करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे एक बहुत बड़े फैक्टर की तरफ। इसमें जो हम लोग की यही है कि रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधि होती है, यही पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने की अभी विधि जो होगी, अभी तो उसमें के लिए अभी ये 3 चीजों की जानकारी होगी, लेकिन जब ये रासायनिक समीकरण लिखेंगे, इसको लिखने की 2 विधि होती है। तो पहला विधि पढ़ेंगे, लिखने की जो विधि होती है, लिखने की विधि 2 चरणों में पढ़ेंगे। तो पहला चरण होगा चरण फर्स्ट, चरण सेकंड। तो पहला हेडिंग डालेंगे, उसमें चरण फर्स्ट डालेंगे, उसमें समीकरण का ढांचा। तो पहला होगा, इसको इतना लिख लीजिएगा, इसको नोट करिए इसके बाद हम पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ेंगे चरण फर्स्ट। अभी आप लोग ये पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को लिखना, तो आप लोग रासायनिक समीकरण में 3 बात पढ़ चुके हैं। अब आगे यह है कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसको चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में लिखेंगे। पहला आपने लिखा चरण फर्स्ट, इसमें मूल समीकरण और या फिर ढांचा, ये ढांचा समीकरण क्या है? ढांचा समीकरण लिखना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 पदों में जानकारी लेते हैं कि यदि कोई समीकरण होगा उसको लिखेंगे, तो उसको लिखते समय कितने पद होंगे? 3 पद होने चाहिए, 3 पद की जानकारी होनी चाहिए। चरण फर्स्ट में आप यही है, इसका पद फर्स्ट एकदम शार्ट में देखेंगे, पद फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि चरण फर्स्ट में कह रहा है मूल समीकरण का ढांचा समीकरण लिखते कैसे हैं। आपको ये बात होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय एक इधर क्या होगा? अभिकारक होगा, इधर क्या होगा? अभिकारक होगा, और इधर क्या होगा? उत्पाद होगा। तो इन अभिकारक और उत्पादों के बीच में एक तीर का निशान होता है। ये पद फर्स्ट में इतना ही जानकारी लेनी। हमेशा क्या होगा? हाँ, तीर का निशान तो होगा, लेकिन तीर का निशान ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, इसमें से कौन सा तीर का निशान सही होगा? तो देखेंगे जब अभिकारक से उत्पाद की तरफ में हम लोग इधर हमेशा अभिकारक लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं? उत्पाद लिखते हैं। तो देखिए ये गलत होगा,
ये भी गलत होगा और ये भी क्या होगा, गलत होगा। इसको कौन सा हम लिखेंगे, हम लोग हमेशा इसको राइट डाउन करेंगे। क्या होगा, हमेशा तीर के इस तरफ क्या होगा, अभिकारक होगा, इधर क्या होगा, अभिकारक होगा, और इधर क्या होगा, उत्पाद होगा। ये तो रहा हमारी पहले की बात पद फर्स्ट में। चलो ठीक है, ये बात रही पद फर्स्ट की। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग जब अभिकारक इधर लिखते हैं और उत्पाद क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। बीच में तीर का निशान होगा और तीर की दिशा हमेशा किधर होगी, उत्पाद की तरफ होगी। पहली बात क्लियर हो चुकी होगी शायद। चलिए हम दूसरी पद सेकंड की बात करें, पद द्वितीय की बात करें। क्या इसमें लिखना यही पड़ेगा कि हमेशा क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक समीकरण को लिखते समय अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान होता है और तीर की दिशा हमेशा किधर होती है, अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है। आगे हम द्वितीय पद सेकंड में क्या लिखेंगे, ये बात लिखेंगे, यदि दो या दो से अधिक, यदि सेकंड की बात हो रही थी, सेकंड में हम ये कहेंगे यदि कभी कभी ऐसा होगा कि दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद, कहेंगे क्या, दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद होने पर बीच में क्या करेंगे, बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें क्या किया जाए, ये पहचान रहे होंगे आप लोग, ये क्या है, जिंक है। क्या है, जिंक। इसका प्रमाण क्रमांक 30 होगा। एक अम्ल होगा जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे अगर क्रिया करा दी जाए, आपको पता है, हाँ ये हमारा, ये क्रिया करा दी जाए तो आपको ये पता है कि इधर अभिकारक है और इधर उत्पाद होगा। तो अब ये दोनों क्रिया करेंगे, तो अगर ये दोनों क्रिया करते हैं तो यही बात हो रही है कि दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद होने पर बीच में क्या करते हैं, बीच में क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये मान लो अगर यहाँ पर दो ही हैं, अगर और भी होते तो और भी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से क्या बनेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये दोनों क्रिया करेंगे, कौन, ये हमारा जिंक और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, क्या यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड, यहाँ पर जिंक क्लोराइड और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अभी आपको ये मत देखना है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, इस पे मत जाइए, रिएक्शन ये कैसे लिख दिए, इस पे मत जाइए। आपको यही सीखना है जो मैं सिखा रहा हूँ। रिएक्शन आप सभी आपको आएगा, अच्छे से आएगा, आप खुद करोगे। देखिए आगे, अभी इतना जानिए कि दोनों से रिएक्शन होगा। यहाँ पर कितने अगर अभिकारक की बात करें तो एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये, और यहाँ पर एक उत्पाद ये है, एक उत्पाद ये है। अब इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, प्लस का निशान। पद तीसरा देखते हैं, पद थर्ड में की बात करें। अब यहाँ पर दोनों बात तो क्लियर हो गई होगी। तीसरे पद में ये लिखेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है क्या, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस चिन्ह को बोलते हैं क्या, उत्क्रमणीय रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद में बने और उत्पाद से फिर अभिकारक में बने, मतलब उसकी दिशा दोनों तरफ होती है। ये भी अभिकारक का काम करेगा, ये भी अभिकारक का काम करेगा और ये भी अभिकारक का काम करेगा, ये भी उत्पाद होगा और ये भी उत्पाद होगा। कि ऐसे अभिक्रिया के लिए हम बीच में इस निशान का प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं अर्धशीर्ष, आधा तीर, अर्धशीर्ष के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये पता होना चाहिए। इस प्रकार से यदि इसका उदाहरण ले तो H2 प्लस N2 से रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन, और आपको अभी पहले भी मैंने बताया था कि कभी रासायनिक अभिक्रिया के 3 पद में ये बताया था कि अभिकारक और उत्पाद के अणुसूत्र और उसका सूत्र और उसका प्रतीक पता होना चाहिए। दूसरा कि द्विपरमाणुविक को हमेशा द्विपरमाणुविक रूप में लिखते हैं, सदैव द्विपरमाणुविक रूप में लिखते हैं। और तीसरा, कुछ ऐसे भी एक परमाणुविक होते हैं जो एक परमाणुविक रूप में, देखिए जैसे वहां पर ये आ गया, नाइट्रोजन भी आया और हाइड्रोजन भी आया। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती है। क्या बनता है, अमोनिया बनेगी।
तो NH3 लेकिन हाँ इधर से बनेगा ये, फिर इधर भी बनेगा। तो ये अभिक्रिया जैसे ये दोनों मिलकर बनेगी अमोनिया NH3 अमोनिया बनेगा, अमोनिया से फिर वापस क्या बनेगा, ये दोनों में ब्रेक होगा। तो ये सब आप लोगों ने ये बात किया कि हमने कहा मूल समीकरण में आप लोगों को तीनों बातें समझ में आई होगी। इसे बोलते हैं मूल समीकरण में 3 पद होते हैं। पहला अभिकारक होगा और ये उत्पाद होगा, उसके बीच में तीर का निशान होगा, तीर की दिशा हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर होगी, बात क्लियर होगा। दूसरा कहेंगे पद, दूसरे में क्या कहेंगे, जब प्लस का निशान के बारे में देखो, पहले पद में मैंने तीर के बारे में बताया, दूसरे में मैंने धन का बात बताया। धन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब अभिकारक ज्यादा बढ़ेंगे, उत्पाद ज्यादा बढ़ेंगे, तो यहाँ पर उन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में धन का प्रयोग करते हैं, बस। तीसरी बात ये होगा कि इसका निशान का प्रयोग, मतलब हम लोग इसमें निशान ही तो सीख रहे हैं, इसका निशान, ये प्लस का प्रयोग, और यहाँ पर ये इसको बोलते हैं क्या, उत्कमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, जो दोनों दिशा में चलती हो। जैसे पानी से क्या बनेगा, पानी से अगर पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा। ऐसा भी हो सकता है, कैसा, जैसे मान लीजिए पानी लिए, पानी को क्या कर दिया, ठंडा कर दिए, और फिर तो ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है, बर्फ बन गया। अब बर्फ को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। तो ये देखो, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ये भी एक उत्कमणीय अभिक्रिया है। इसके बारे में जानकारी हो गई, चलिए ठीक है। ये चरण फर्स्ट था, इतना राइट, इतना लिखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चरण सेकंड, नोट करिए। रासायनिक समीकरण लिखना, चरण फर्स्ट की बात तो क्लियर हो, चरण सेकंड की बात करें। चरण सेकंड में आपको यही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अक्सर एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसके बाद वाली हेडिंग होगी, उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको सीखते हैं। क्या लिखा है चरण सेकंड में, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। इसका मतलब जो चरण फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे वो संतुलित नहीं था, वो केवल ढांचा था, वो संतुलित नहीं था, और संतुलन की बात मैंने किया भी नहीं। वहां पर जो रासायनिक समीकरण लिखा था वो संतुलित नहीं था। अब संतुलित करना अभी सीखे नहीं थे, इसलिए मैंने बात नहीं की। अब यहाँ पे आपको ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। उसके बाद अभी ये पढ़ेंगे द्रव्य अविनाश। हाँ, रासायनिक समीकरण संतुलन को करने के लिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए, क्या, द्रव्य अविनाशिता का नियम पता होना चाहिए। ये क्या होता है, इसको पहले सीख लेते हैं। इसका नियम ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यही बात अभी लिखेंगे इस पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकारक में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जितना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या होगी वही उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणु क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, न परमाणु क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अर्थात अभिक्रिया के दौरान अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यही द्रव्य अविनाशिता का नियम होता है। इसी चीज को लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे नियम। इसमें यह होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के, क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने पर कोई परमाणु न तो उत्पन्न होता है और न कोई परमाणु नष्ट होता है। कोई परमाणु न उत्पन्न होता है और न ही कोई नया परमाणु बनता है। तो ये बात हम लोग को सीखें क्या,
कि द्रव्य अविनाशता का नियम यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक होगा, अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा, अभिकारक ही तो उत्पाद में बदलते हैं, अभिक्रिया वही कहलाती है। तो जब अभिकारक से उत्पाद में बदलेगा तो उस समय न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न कोई परमाणु उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं? इसे द्रव्य अविनाशिता का नियम कहते हैं। ये तो बात सीखने के बाद, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी आप लोगों ने सीखा था किससे रिएक्शन हुई थी? जेड से। जिंक से रिएक्शन किए थे, किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया हुई थी। तो अभिक्रिया के दौरान आपको प्राप्त हुआ था जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस क्या हुई थी? मुक्त हुई थी। ये बात आप लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक क्लोरीन, हाँ, यहाँ पर एक जिंक परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक जिंक है। परमाणुओं की संख्या कितनी है जिंक की? एक है। जिंक परमाणुओं की संख्या एक है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक है। क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी? एक है। मतलब टोटल परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितनी है? 3 है। उधर चलते हैं। जिंक में परमाणुओं की संख्या 1 है। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है। हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। आपको पता है हाइड्रोजन 2 है, जिंक 2, सॉरी क्लोरीन 2 है और जिंक 1 है। जोड़ेंगे ये क्या है? 5 हो गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो आपका रासायनिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन संतुलित नहीं है। ये संतुलित नहीं है भाई। इधर परमाणुओं की संख्या 3 है और उधर 5 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो अब इसके आगे वाली जो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, पर 3 परमाणु, यहाँ पर 5 परमाणु। तो ये जो रासायनिक समीकरण है, इस समीकरण को बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अभी इस असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो अगला जो हेडिंग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब ये जो है रासायनिक समीकरण संतुलन जो है, इसमें 4 विधि है। 4 विधि में से आपके सिलेबस में केवल एक विधि है, जांच और त्रुटि विधि, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। पर एक बात ध्यान रखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलन जब तक नहीं आएगा तो केमिस्ट्री भी नहीं आएगी। रासायनिक समीकरण संतुलन जो है, ये 2 नंबर का आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगली क्लास में यही होगी, पर ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसको आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, क्लियर बनाइए और उसको जब भी वीडियो देखिए पेन कॉपी के सामने रखिए। और एक बात ये लास्ट में ये कहेंगे, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार को बताइए, जिससे उनकी भी भला हो जाए। हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।